Hi friends, welcome to T&D Production, and today we will discuss zero sequence current compensation factor for distance production release. दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीरो सीक्वेंस करंट कंपनसेशन फैक्टर है क्या और इसका डिस्टेंस प्रोडक्शन रिलीज पर क्या इफेक्ट आता है और उसका क्या उसमें सिग्निफिकेंस है डिस्टेंस प्रोडक्शन रिलीज में। और डिफरेंट वेंडर्स की रिलीज में इसे डिफरेंट नोमेनक्लेचर इसके लिए यूज किया है। जैसे आप ये देख सकते हैं, कुछ रिलीज में इसे KN कहेंगे, कई रिलीज में इसे KE कहते हैं। KZ1 KZ2 ये आपकी अल्स्टॉम की रिले हैं। ये इसमें ये Z1 Z2 Z3 Z4 दैट इज जोन 1 जोन 2 जोन 3। आप डिफरेंट जोन के लिए भी आप अलग अलग से सेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं KX KR ये आपकी सिफांकी रिले हैं। ये CSC 101 161 162 इसमें इसे ऐसे यूज कर लेते हैं। और ये आपके RE/RL और XY/XL ये आप सीमेंस रिलेज में यूज करते हैं। और एक फैक्टर K नोट भी रहता है, ये KN से डिफरेंट है, तो इसका हम रिलेशन भी देखेंगे। तो मेन है हमें ये देखना है कि इसका क्या इफेक्ट आएगा डिस्टेंस प्रोडक्शन रिलेज पर, यदि इसकी सेटिंग एक्चुअल या डिफरेंट आपने सेट कर दी है तो ये किस तरह से डिस्टेंस प्रोडक्शन रिले को अफेक्ट भी करेगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। ये आपकी एक 21 डिस्टेंस रिले दिखाई है। ये आप सपोज कीजिए इसे आप सब स्टेशन A नाम दे देते हैं, ये A है, ये एक B सब स्टेशन है और ये सपोज कीजिए C है। और लेट्स से कि इस पर एक अनबैलेंस फॉल्ट यानी फेज टू अर्थ एक फॉल्ट आया है। और एक्चुअल में अगर देखें यहाँ से सपोज कीजिए F है, तो यहाँ से A से F तक का जो इम्पीडेंस है ये Z1 है, लेकिन फेज टू अर्थ है तो इसमें अर्थ पार्ट की इन्वॉल्व हो गया ये। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अर्थ रिटर्न करंट फ्लो करेगा और इस अर्थ का कुछ अपना इम्पीडेंस भी होगा, लेट्स से दैट इज ZE। तो जो रिले आपका इम्पीडेंस मेजर करता है, इट मेजर फ्रॉम वोल्टेज एंड करंट, जो आपकी रिले लोकेशन पर जितना वोल्टेज इतना करंट इसने रीड किया उसके अकॉर्डिंग। तो सपोज कीजिए कि ये 21 रिले है, VA वोल्टेज है इसका, A फेज की मान लीजिए मेरी फॉल्ट है और ये CT से IA करंट है। तो रिले जो पड़ेगा इम्पीडेंस Z मेजर्ड वाई रिले A फेज के लिए वो VA अपॉन IA के अकॉर्डिंग पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम लूप इस तरह से इसे बनाएंगे तो इसमें दो इम्पीडेंस आ जाएंगे। तो लूप इम्पीडेंस होगी आपकी दैट इज Z1 प्लस ZE। अब रिले में लाइन इम्पीडेंस जो Z1 है और ZE अर्थ रिटर्न इम्पीडेंस है अर्थ पाथ का, दोनों को पढ़ा है। लेकिन मेरा जो सेटिंग होता है वो केवल लाइन के अकॉर्डिंग है, Z1 के अकॉर्डिंग है, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस भरा है इसमें। और फॉल्ट के जो F पॉइंट पे जो फॉल्ट है उसका इम्पीडेंस Z1 है, लेकिन रिले Z1 प्लस ZE पड़ रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, एक्चुअल फॉल्ट इम्पीडेंस निकालने के लिए वी हैव टू कंपनसेट दिस ZE। इसके इफेक्ट को हमें क्या है, नलीफाई करना है, कंपनसेट करना है। तो इस इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए हम एक फैक्टर यूज करेंगे, ये फैक्टर रहता है आपका KN फैक्टर। और इसी फैक्टर को हम कई बार अर्थ रिटर्न कंपनसेशन फैक्टर भी कह देते हैं। मैं इसे यहाँ लिखता हूँ, अर्थ रिटर्न कंपनसेशन फैक्टर, क्योंकि ये रिटर्न पाथ जो अर्थ पाथ है इस इम्पीडेंस को कंपनसेट करने के लिए भी यूज होता है। अब आप देखेंगे कि ये किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो इसे कैलकुलेट करने का आप ये देखेंगे कि रिले ने जो इम्पीडेंस पढ़ा वो V अपॉन IA के अकॉर्डिंग। तो पहले हम ये नोट करेंगे कि अनबैलेंस्ड फॉर अनबैलेंस्ड
फॉल्ट, जैसे फेज टू अर्थ कहेंगे, तो इस केस में आपका जो फेज वोल्टेज होगा और फेज करंट होगा, ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, V1, V2, V0। V1 आपका पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज है, V2 आपका नेगेटिव सीक्वेंस है, और V0 आपका जीरो सीक्वेंस है। इसी तरह से आपका फेज करंट भी I1, I2, I0 तीन कंपोनेंट से मिलकर बना रहेगा। ये इस तरह से रहेगा। अब इसको अगर हम मैं इम्पीडेंस के टर्म्स में कन्वर्ट करूं, तो देखिए वी फेज मैंने ए फेज का फॉल्ट माना तो मेरा VA है, वोल्टेज क्या होगा I इंटू जेड, तो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। V2 को लिख दूंगा मैं I2 Z2, और V0 को मैं लिख दूंगा यहाँ I0 Z0। अब आप देखेंगे एक कंडीशन हमें पहले से पता है, तो फॉर ट्रांसमिशन लाइन Z1 इक्वल्स टू क्या रहता है हमारा Z2। ट्रांसमिशन लाइन के केस में पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस और नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस आपकी बराबर रहती है। तो ये इक्वेशन मालूम है, तो अब ये वैल्यू हो जाएगी मेरी I1 Z1 प्लस I2, और Z2 को मैंने Z1 से रिप्लेस कर दिया, प्लस I0 Z0, और इसमें आपका Z1 कॉमन आ गया, I1 प्लस I2, और प्लस ये हो गया आपका I0 Z0। यानी ये रिले जो वोल्टेज पड़ रही है वो KVL लगाया है मैंने सिंपल इसमें। अब इसमें आप कह सकते हैं इसे कि Z1, इसमें अगर आप I1 प्लस I2 ये I0 कंपोनेंट आप ऐड कर दें, यानी एक्चुअल में क्या किया कि आपने I0 Z1 को ऐड किया, इतना हम माइनस कर देंगे इसमें से I0 Z0 माइनस I0 Z1। ये तो आप ये देखेंगे ये इक्वेशन और आपका ये दोनों में कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब वो अंतर नहीं है, डिफरेंस कोई नहीं है, बस ऐड किया उतने कंपोनेंट मैंने माइनस कर दिया है। अब ये आपका कंपोनेंट I1 प्लस I2 प्लस I0 ये क्या बन जाएगा, फेज करंट। जैसे फेज वोल्टेज आपका तीन कंपोनेंट से, उसी तरह से फेज करंट। तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं। तो ये VA जो आया है मेरा, ये आया था I1, सॉरी Z1 है, Z1 I1 प्लस I2 प्लस I0 प्लस I0 Z0 माइनस I0 Z1। ये आपका फेज करंट हो गया, ये IA है। तो VA Z1 IA प्लस I0 की वैल्यू हो जाएगी आपकी IA/3, ये वैल्यू। और इसको अगर हम देखेंगे IA/3, और इसे I0 कॉमन है तो ये हो जाएगा Z0 माइनस Z1। अब हम ये देख लेते हैं ये I0 IA/3 कैसे आ गया पहले। तो यहाँ देखेंगे, देखो IA आपका क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I0, ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बना। साथ ही साथ हम देखते हैं कि IA प्लस IB प्लस IC, ये क्या रहता है आपका 3I0 के बराबर रहता है। और फॉर SLG मान लीजिए ए फेज का फॉल्ट है तो जीरो, ये B और C की करंट आपकी क्या हो जाएंगे, जीरो। आइडल केस में केवल ये करंट आपकी रहेगी। तो यहाँ से हो गया SLG के केस में IA 3I0, तो I0 को मैं लिख सकता हूँ IA/3, तो वही मैंने यहाँ रिप्लेस किया है। अब आप देखेंगे IA कॉमन ले लें, तो VA/IA जो रिले मेजर करेगा, Z1 प्लस 1/3 IA कॉमन में चला गया, Z0 माइनस Z1। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें Z1 से इसे डिवाइड कर दे रहा हूँ और Z1 से मल्टीप्लाई, और यदि इस फैक्टर को, इस टोटल को, दिस वन, इसे अगर मैं Kn कह दूं, तब ये हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी क्या मेजर्ड, इसको मान लीजिए Z मेजर्ड, जो रिले ने मेजर किया, कितना पे मेजर किया, Z1 प्लस, और ये फैक्टर आपका कितना हो जाएगा
दिस वन, यानी इसको मैंने मान लिया है Kn और ये Z1। तो Z मेजर्ड आपका हो जाएगा Z1 1 प्लस Kn, और एक्चुअल ये जो इम्पीडेंस है ये आपका हो जाएगा Z मेजर्ड डिवाइडेड बाई 1 प्लस Kn, 1 प्लस Kn, और Kn की वैल्यू कितनी मानी हमने, दिस वन, दिस, यानी यहाँ से मेरा एक फॉर्मूला भी डरीव हो गया है कि Kn की जो वैल्यू है दिस इक्वल्स टू Z0 माइनस Z1 अपॉन 3 Z1, और सिंप्लीफाई करें तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है Z0 अपॉन Z1 माइनस 1। तो इस तरह से आपने Kn की वैल्यू भी निकाल दी, और यहाँ Kn के इफेक्ट को भी देखा है कि रिले जो पड़ेगा वो लूप इम्पीडेंस होगा। एक्चुअल का फॉल्ट इम्पीडेंस अगर रिले ने कैलकुलेट करना है तो इसे रिले ने, तो एक्चुअल ये है फॉल्ट इम्पीडेंस Z1, तो वो मेजर्ड इम्पीडेंस को Kn फैक्टर से डिवाइड करना होगा, और ये रिले को हमें बताना होगा कि Kn की वैल्यू हमारी कितनी है। तो इस तरह से जो अर्थ रिटर्न पाथ का जो इम्पीडेंस था उसके इफेक्ट को हम यहाँ नलीफाई कर देते हैं इससे Kn फैक्टर का यूज करके। अब आप यहाँ ये और देख लें, ये देखें, ये Kx Kr इसे कैसे निकालेंगे, ये सिंपल आप x0 माइनस x1 यानी x कंपोनेंट को लेकर निकाल सकते हैं, और इसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं ये, और आप ये भी देखेंगे Kr और ReRL ये दोनों एक ही बात है, और इसी तरह से XY XL और Kx, यानी Kx है वही XY XL की वैल्यू है, और जो Kr है ये आपकी ReY RL है। अब ये फैक्टर है K0, तो K0 फैक्टर को आप यहाँ देख लें, यहाँ देखते हैं कि K0 की जो वैल्यू रहती है ये Z0 माइनस Z1 अपॉन Z1 रहती है, और इस तरह से आप देखें कि दोनों में Kn, ये Kn और ये K0 दोनों में रिलेशन कह सकते हैं कि K0 इज 3 टाइम्स ऑफ Kn, तो ये भी आपने एक रिलेशन देखा है। तो इस तरह से देख सकते हैं। अब मान लीजिए आपने Kn की वैल्यू को बहुत ज्यादा भर दिया है, तो मेजर्ड इम्पीडेंस जो है रिले ने मेजर किया है वो कम रहेगा, ऐसे केस में रिले आपका ओवर रीच कर जाएगा, और कम भरा है तो अंडर रीच हो जाएगा। तो इस तरह से आप Kn फैक्टर के इफेक्ट को देख सकते हैं, इसका यूज देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे कि किस तरह से, नेक्स्ट वीडियोज का मैं बता देता हूँ कि नेक्स्ट में हम देखेंगे इसमें आपका, तो यहाँ देख लेते हैं इनफीड इफेक्ट ये क्या रहता है, इसी तरह से आपका आउटफीड इफेक्ट ये डिस्टेंस प्रोटेक्शन को, ऐसे होता है आपका ब्रांचिंग इफेक्ट, ब्रांचिंग इफेक्ट, इसी तरह से आपका म्यूचुअल कंपनसेशन फैक्टर क्या है और म्यूचुअल इम्पीडेंस का क्या इफेक्ट है ये। फिर हम देखेंगे फॉल्ट रेजिस्टेंस, और फॉल्ट रेजिस्टेंस किस तरह से आपका लाइन की रिएक्टेंस को भी अफेक्ट करता है। आप देखेंगे तो वैसे तो आपका फॉल्ट रेजिस्टेंस है, कौन सा आपका कंपोनेंट बढ़ेगा, रेजिस्टिव कंपोनेंट, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ सिस्टम में नॉन होमोजेनिटी रहती है, सिस्टम होमोजेनियस नहीं है, या रिले के बिहाइंड द रिले एंड और आपका फ्रंट ऑफ द रिले मल्टीपल ग्राउंडिंग सोर्सेस हैं, जीरो सीक्वेंस सोर्सेस हैं, तो ऐसे केस में आपका जो रेजिस्टेंस है ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिलती है हमें, जिसमें आपका रेजिस्टिव और रिएक्टिव दोनों कंपोनेंट रहते हैं, जिसकी वजह से लाइन का रिएक्टेंस बढ़ भी जाता है और कई केसेस में घट भी जाता है। तो वो कंडीशन हम देखेंगे, और साथ ही साथ हम प्रैक्टिकली ये कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट रिलेज के लिए रेजिस्टिव रीच और उसकी सेटिंग कैलकुलेशन, और रेजिस्टिव रीच के क्या फॉर्मूले होंगे उन्हें भी हम डेरिव करके देखेंगे एक्चुअल फॉर्मूला क्या रहेगा। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।